हेलो, मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जो मर्ज साइकिल था इसमें 99.03 परसेंटाइल हासिल किया हूँ और मैं जेआरएफ के लिए एलिजिबल हुआ हूँ। डीकेटी के माध्यम से मैं आप सभी के साथ परीक्षा की रणनीति और कुछ सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको मैं डिकोड करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और वर्तमान में मैं दिल्ली में पिछले 2-3 सालों से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो वो लोग सिलेबस को सबसे पहले समझते नहीं हैं, इसलिए उनको परेशानियाँ होती है तैयारी से रिलेटेड। या फिर कई बार वो होते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करते हैं, देते हैं, लेकिन कई बार वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही क्वालिफाई कर पाते हैं, जेआरएफ नहीं कर पाते। मैं उनके लिए भी, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन जेआरएफ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बात करूँगा। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी साल में 2 बार पेपर कराती है, लेकिन कोविड-19 के कारण पेपर एक बार ही हो पाए। तो ऐसे में जो नेट की एग्ज़ाम होती है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जो होता है पेपर 1, इसमें आपको जनरल एबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें होती है, ये सबके लिए कॉमन होती है, आपकी विषय कोई भी हो। लेकिन जो दूसरा पेपर होता है ये ऑप्शनल होता है, इसमें तकरीबन 100 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कराए जाते हैं, सबको अपने अपने विषय चुनना होता है। ये मेरा हिंदी साहित्य विषय है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो हिंदी विषय है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में और आपको 70 से 75 क्वेश्चन सही करने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो पेपर 1 का सब्जेक्ट है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ भी आप 35 के अराउंड कोशिश करेंगे, 40 तक हो जाए, 35 के रेंज में होनी चाहिए। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे क्या है कि कोई भी बिगिनर शुरुआत करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप सभी ये करेंगे कि सिलेबस में टोटल 10 यूनिट लगे हुए हैं, तो आप एक छोटी सी नोटबुक लेंगे और उसमें 10 पेज यूज़ करेंगे और यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे कर करके आप 10 यूनिट तक लिखेंगे। सिलेबस को वहाँ डिकोड कर करके लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हमारी रेंज कहाँ तक रखनी है। क्योंकि साहित्य ऐसा विषय है, क्योंकि इसका बहुत ही विस्तृत दायरा है, तो अपने आप को समेटना भी अपने आप में एक कला है यहाँ पर। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपने पाठ्यक्रम नोट कर लिया। उसके बाद में जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हिंदी साहित्य नहीं पढ़ी है या फिर अभी मास्टर कर रहे हैं, परसोइंग हैं, तो उन लोगों के लिए वो एक किताब आती है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो है वो पुराने समय में एनसीईआरटी में आया करती थी, वर्तमान समय में ओरिएंट ब्लैक स्वान से आती है। इसके लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो आप 2 से 3 दिनों में, ये पतली सी पुस्तक है, 100-150 पेज की है, इसको पहले अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद में आप रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन वो किताबें थोड़ी पहले लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस नेट जेआरएफ एग्ज़ाम को पास करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपकी ये किताबें हो गई। तीसरी किताबें मैं आपको बताना चाहूँगा कि दृष्टि प्रकाशन की एक किताब आती है, हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ नाम से। तो इसे आप करेंगे। इस किताब में यूनिट वाइज 10 यूनिट दिए हुए हैं, उसके स्टडी मटेरियल दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं। और एक और प्रीवियस ईयर के लिए आप ले सकते हैं, युक्त प्रकाशन की आती है हिंदी साहित्य की। तो 4 जो हो गए वो आपके टेक्स्ट फॉर्म में हो गए। इसके अलावा आप अपने स्टडी मटेरियल को और विस्तृत कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन इतना सफिशिएंट होगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है।
उसके बाद में जैसे क्या होता है कि हिंदी विषय में बहुत सारे लोग सिर्फ किताबों तक अपने आप को सीमित रहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसमें सोशल मीडिया का प्रयोग भले ही करें या ना करें, लेकिन इंटरनेट का प्रयोग बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करना चाहिए और थोड़ा इफिशिएंट तरीके से, ताकि आपकी समय भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। इसके लिए मैं 2-3 वेबसाइट आप सभी को बताना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की एक वेबसाइट है hindismay.com। यहाँ से आप कंटेंट पढ़ सकते हैं। दूसरा, जैसे सिलेबस में जो भी चीज़ें लगी हुई है उससे रिलेटेड आप गूगल करेंगे तो विकिपीडिया हुआ या फिर और सारे वेबसाइट ब्लॉग हैं, वहाँ पे विकिपीडिया पढ़िए। उनसे रिलेटेड जितनी भी लेखक या कवि से रिलेटेड जितनी बातें हैं, उनकी रचनाओं से रिलेटेड बातें हैं, वो सबको पढ़िए। और एक चीज़ कभी कभी क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो उसमें विकिपीडिया के नीचे में एक संदर्भ होता है। अगर आप संदर्भ खोलेंगे तो वहाँ पर आपको रेफरेंस जो होते हैं, संदर्भ जो होते हैं, वहाँ पर वो लिंक होता है। वो लिंक क्लिक करेंगे तो कई सारी कंटेंट आपको मिलेगी जो एक आर्टिकल के फॉर्म में होगी। ये आपको इस कहाँ पे लाभ मिलेगा मैं आगे बताता हूँ। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी हो गई hindavi.org नाम की एक वेबसाइट है, जो रेख्ता फाउंडेशन की वेबसाइट है। इसमें भी हिंदी से रिलेटेड कंटेंट होती है। तो कुल मिलाकर के ये 3 वेबसाइट एंड ब्लॉग्स हो गए, और वो 4 आपका प्रीवियस ईयर दृष्टि प्रकाशन की किताब, और 2 मैंने जैसा बताया ये करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तैयारी शुरुआत कैसे करें, और थोड़ा सा मैं पाठ्यक्रम को डिकोड करता हूँ। तो जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये 10 यूनिट में बचा हुआ है। यूनिट 1 जो है ये हिंदी भाषा का विकास है। यहाँ पे आपको हिंदी भाषा का इतिहास, यानी पाली से लेकर के और आधुनिक हिंदी तक पढ़ना है। उसके बाद में कुछ व्याकरण से संबंधित बातें भी पढ़नी है। इसके लिए स्टडी मटेरियल एक हरदेव बहारी जी की किताब आती है, आप चाहें तो उसका पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप गाइड बुक से भी बेसिक हिंदी भाषा से संबंधित, जैसे इसके बोलियों के बारे में, उपभाषा के बारे में, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ये सब चीज़ों को आप समझेंगे तो यहाँ से 5 से 10 सवाल मिलेंगे। और अगर आप थोड़े से अच्छे से कर लेंगे तो 90 to 100% यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी हो सकती है। दूसरा जो सेक्शन है सबसे लार्ज सेक्शन है, यानी कह सकते हैं कि दूसरा जो सेक्शन है वो समूचे 9 सेक्शन के बराबर है। उसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य का विकास। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे अधिक वही लाभकारी होगा कि आप हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पढ़ें और रामचंद्र शुक्ल जी की किताब पढ़ें, और साथ में दृष्टि पब्लिकेशन की जो मटेरियल है उसे आप यूज कर सकते हैं स्मार्टली। तीसरा जो सेक्शन है वो साहित्य शास्त्र है। इसके लिए आप चाहें तो कोई पतली सी कोई अपने मन से या फिर आपकी एकेडमिक जो किताब होगी उसका प्रयोग करें। उसमें भारतीय काव्य शास्त्र और वेस्टर्न काव्य शास्त्र, यानी पश्चिमी जो साहित्य शास्त्र है वो पढ़ना है आपको। जैसे अरस्तु हो गए, कॉलरिज हो गए, प्लेटो हो गए, ये पढ़ना है और भारत वाले में पढ़ना है। तो यहाँ से भी आपके 6-7 क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में क्या है कि वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि एक ऐसा सेक्शन है जो न केवल आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में मदद मिलेगा, आप कोई भी विषय पढ़ेंगे, कहीं भी रहेंगे, आपको हर जगह काम आएगा। यहाँ से 4-5 सवाल तो निकलते ही एटलीस्ट, और कभी कभी 7-8 सवाल भी बन सकते हैं। इसमें आपको जैसे भारत में नवजागरण का विकास कैसे हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज, मार्क्सवाद, गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, ये सब चीज़ों से रिलेटेड जानकारी हमें इकट्ठा करना होता है। और चाहेंगे तो आप 3-4 दिनों में इसकी तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 5 जो है, यहाँ से आपका यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक। तो यूनिट 5 में कविता है जो पाठ्यक्रम में लगी हुई है, वही करीब 30-40 कविताएं हैं पाठ्यक्रम में, इसको अध्ययन करेंगे। उसके बाद में उपन्यास है यूनिट 6 में। यूनिट 7 में आपके वो नाटक आगे करके कहानी होगा। फिर निबंध खंड है और आत्मकथा जीवनी और हिंदी की अन्य गद्य विधाएं करके एक होगा, जिसमें यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर पाठ्यक्रम लिखा हुआ है। आप UGC नेट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे हिंदी का सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो सब चीज़ें अच्छे से है। और जैसा मैंने पहले बताया कि आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या होगा कि आप जब इसकी तैयारी कर लेंगे तो आप क्या करिए कि एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो पहले भी देखना है, लेकिन अब आपको सॉल्व करना है। पहले देखना है क्योंकि हमें रेंज अपना सीमित रखना है। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 2018 से पहले जितने पेपर हुए हैं, यानी 2004 से लेकर के 2018 के पेपर को एक टुकड़े में रखना है, और 2018 के बाद से लेकर के और अभी जो लास्ट पेपर हुए 2021 वाली इसको, यहाँ करीब आपके 6 क्वेश्चन पेपर होंगे, 600 क्वेश्चन होंगे, और उधर करीब 2000 क्वेश्चन होंगे। तो ये दोनों को अलग अलग, क्योंकि पहले क्या होता था कि फैक्चुअल सवाल ज़्यादा आते थे। तो फैक्चुअल सवाल हल करने के लिए हमें क्या होता था कि फैक्चुअल किताबें पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अभी के समय में क्या है कि एग्ज़ाम तो
ऑब्जेक्टिव नेचर का है। लेकिन कहीं ना कहीं आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो नेट में ये भी आपसे उम्मीद की जाती है कि थोड़ी सी विषय की सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आप में। और दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि जैसे आप पेपर 2 की बात करें तो करीब 10 क्वेश्चन आते हैं कि आपको 1 या 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। तो जब आप अपने आप में सब्जेक्टिविटी की क्षमता विकसित करेंगे तो क्या होगा कि आप उस 10 में 10 सवाल कर सकते हैं। जैसे मेरे इस बार में 10 में 10 सवाल सही हुए हैं। तो ये हो गई आपकी पेपर 2 यानी हिंदी साहित्य की तैयारी। अब आते हैं हम पेपर 1 की तैयारी पर। तो पेपर 1 की तैयारी में क्या होता है कि आपको JRF दिलाने में काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। इसमें मेरे 99.60 परसेंटाइल आए हैं। और चूँकि मैं सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ और वहाँ CSET भी है तो इसलिए मुझे परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो लोग सिविल सेवा की तैयारी नहीं करते हैं और पहले से कभी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कम्प्रीहेंशन वगैरह पे उतनी पकड़ नहीं है, उनके लिए मैं बताता हूँ कि यहाँ बिल्कुल पेपर 2 की तरह 10 सेक्शन है। यहाँ 10 सेक्शन है, लेकिन आप 10 सेक्शन में अपनी महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से उसमें से 6-7 ही चुनने पड़ते हैं। तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नाम का है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, ओके, और एक संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। 3 सेक्शन है जो थोड़े मुश्किल आते हैं। उसके लिए आप चाहें तो KVS मदान सर की एक किताब है या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की ही पेपर 1 से रिलेटेड किताब है, यहाँ से आप वहाँ बेसिक कर लीजिए। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स यानी बेसिक न्यूमेरेसी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, वो हो गए, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गए, लॉजिकल रीजनिंग हो गए, ये चीज़ें करना है। हायर एजुकेशन नाम का एक पेपर होता है। उसके बाद में इन्वायरमेंट का भी एक सेक्शन होता है जहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट में आपको बहुत डीप नहीं जाना है, जिससे पॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी एस्पेक्ट है उसको तैयार कर ले आप। उसके बाद में जितनी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड सबमिट हुए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, रियो सबमिट हुए हैं, है ना, ये सब चीज़ों को अच्छे से तैयार करिए। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, पेरिस एग्रीमेंट है, इससे फैक्चुअल चीज़ें तैयार करें। कोई भी स्टडी मटेरियल या फिर इंटरनेट का आप हेल्प ले सकते हैं। अगर हायर एजुकेशन की बात है तो हायर एजुकेशन के लिए तो मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन अगर आप चाहें तो दृष्टि वाली किताब से ही हायर एजुकेशन सेक्शन का कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि इंटायर हायर एजुकेशन को अच्छे तरीके से समझना नहीं है, उतना बहुत विस्तृत नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखना है और वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देखते समय में आप ये देखेंगे कि वहाँ पूछते हैं कि जैसे इग्नू बनाया गया है तो इग्नू का क्या उद्देश्य है, NIOS बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, UGC कब इस्टेब्लिश हुआ था, NCERT का क्या काम है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, या फिर हायर एजुकेशन के रिफॉर्म को लेकर के जितनी भी कमेटियाँ बनी हैं उन कमेटियों को थोड़ा अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको एक कम्प्रीहेंशन दिए जाते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं और अलग अलग विषय से किसी भी विषय में हो सकते हैं। यहाँ भी आप चाहें तो थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो 4 या 5 हो जाएंगे। यानी आप सिर्फ कम्प्रीहेंशन को सॉल्व करके पेपर 2 में 10 क्वेश्चन और यहाँ पे 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में 14-15 ऐसे सही कर सकते हैं। तो आपको 99.5 परसेंटाइल दिलाने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। DKT के माध्यम से मैं अपने ये स्ट्रेटजी शेयर की, आप सभी देखें और अपने स्तर पे इसमें से जो चीज़ें अच्छी लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि सब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो किसी एक स्ट्रेटजी को प्रॉपर फॉलो ना करके बल्कि आप देखिए कि मुझ में क्या कमियाँ हैं और मैं अपना रास्ता खुद बनाऊँ। तो यहाँ क्या होगा कि आप असफल होने के चांसेस कम रह जाएंगे, आपकी सफलता ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।